हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर इकोनॉमिक सीरीज में। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, कि कैसे काम करती है, कहाँ पे वो पीछे रह जाती है, वो सब हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, मेरा टारगेट जो है वो है एजुकेशन को फ्री करना इंडिया में। तो मैं अपना कॉमर्स एजुकेशन तो कम से कम फ्री कर ही सकता हूँ। तो अगर आप किसी भी ज़रूरतमंद को जानते हैं जो हाई ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते और सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनसे कम से कम मेरे वीडियो शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी फ्री में पढ़ सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो है कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग कैसी होती है, उनके काम करने का तरीका क्या होता है, कहाँ पे वो लैग करते हैं, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहला ही है इनएडिक्वेट क्रेडिट। व्हाट डू मीन बाय इनएडिक्वेट क्रेडिट? देखिए, ऐसा है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स क्यों ना खुल जाए, लास्ट में इनएडिक्वेट क्रेडिट ही पड़ता है। इनएडिक्वेट मतलब कम ही पड़ता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्रेडिट मिलता नहीं है। और उसके ऊपर भी जो पैसा मिलता है, सोसाइटीज़ या इंस्टीट्यूशंस देख नहीं पाते कि वो एक्चुअली उसी पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, जिस पर्पस के लिए इंस्टीट्यूशन ने उनको लेंड किया है। नंबर 2, किस प्रोडक्टिव पर्पस है या अनप्रोडक्टिव पर्पस है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। लेंडिंग करने से पहले वो भी इवेल्युएट नहीं कर पाती है। तो वो लिखा है, देखिए, द बैंक हैज़ नॉट बीन मेकिंग फेयर असेसमेंट ऑफ क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स। जो फार्मर्स की रिक्वायरमेंट होती है, नीड्स होती है, उसका असेसमेंट बराबर से बैंक्स नहीं कर पाती है। इट रिजल्ट्स इन शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस। की वजह से क्या होता है, उनको फंडिंग की कमी पड़ती है और इसकी वजह से इनएडिक्वेट क्रेडिट की प्रॉब्लम अराइज होती है। इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट इट इज सफिशिएंट फंडिंग इज नॉट अवेलेबल, इट विल नॉट सर्व द डिजायर पर्पस। तो जिस पर्पस के लिए बैंक्स बने हैं वो पर्पस ही फुलफिल नहीं हो पाएगा जब तक वो फार्मर्स को एडिक्वेट क्रेडिट नहीं दे पाते, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उतनी फंडिंग नहीं दे पाते। तो वो जो पर्पस है बैंक्स का, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस का, जो फॉर्म करने का पर्पस होता है, फार्मर्स को अपलिफ्ट करने का पर्पस होता है, फार्मर्स को जो पॉवर्टी है उसके विश्व सर्कल से निकालने का पर्पस होता है, वो खत्म ही नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, या हम लोग बोल सकते हैं सबसे बड़ा रीजन जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं कर पा रही है, ये नहीं फ्लरिश कर पा रही या नहीं ग्रो कर पा रही, उसका पहला रीजन है इनएडिक्वेट क्रेडिट, जिसमें हमारी क्रेडिट फैसिलिटीज का भी दोष है और हमारी बढ़ती पॉपुलेशन का भी दोष है। दूसरा आता है बिग फार्मर्स आर द मेन बेनिफिशरीज। देखिए, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस में प्रॉब्लम यही है, जैसे नेपोटिज्म बॉलीवुड में है वैसे नेपोटिज्म है ना बैंकिंग सोसाइटीज, बैंकिंग में भी है, बैंकिंग इंडस्ट्रीज में भी है और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस में भी है। कि जो बड़े फार्मर्स हैं उनको तो बेनिफिट मिलता है बड़ी बड़ी स्कीम्स का, लेकिन जिनको एक्चुअल जरूरत होते स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, उनको जरूरत नहीं, उनको बेनिफिट मिलता नहीं है। तो वो लिखा है बिग फार्मर्स आर द मेन बेनिफिशरीज। तो मेन बेनिफिशरीज होने कौन चाहिए? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में फंसे हुए, उनको पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए उनको फंडिंग मिलनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बैंक उसी को पैसा देता है जिसके पास रीपेमेंट की कैपेबिलिटी होती है, जिसके पास कोलेटरल रखने के लिए कोई सिक्योरिटी होती है, जिसके पास बड़ा लैंड का साइज होता है। देखिए, बैंक की भी इसमें गलती नहीं है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस की भी गलती नहीं है। जैसे अगर मैं कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन हूँगा तो मैं उसी को अपना पैसा देना चाहूँगा जिसको मेरे को लगता है कि हाँ भाई, अगर कल को पैसा नहीं आया तो कम से कम उसके पास इतना सिक्योरिटी तो हो जिसको बेच के मैं पैसा रिकवर कर सकूँ। लेकिन स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स के पास डॉक्यूमेंटेशन भी पूरे नहीं होते हैं और जो उनके पास कोलेटरल या फिर सिक्योरिटी रखने के लिए जो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो भी होती नहीं है। तो इसकी वजह से सारा बेनिफिट मिलता किसको है? बिग फार्मर्स के पास, जिसके पास ऑलरेडी फंडिंग। आपको एकदम इजी भाषा में समझाता हूँ। मैं और मुक्कू मतलब मुकेश भाई अंबानी, मोटा भाई, हम दोनों गए बैंक में पैसा लेने, लोन पे लेने। तो क्या आपको क्या लगता है बैंक किसको लोन देगा? मुझे। अगर मेरे को 10 करोड़ की लोन की जरूरत पड़ेगी तो मुझे देगा या मुकेश भाई अंबानी को देगा? तो ऑफ कोर्स मुकेश अंबानी को इजीली लोन मिल जाएगा। मुझे देने से पहले बैंक 100 बार सोचेगा वापस देगा कि नहीं देगा, तो मैं नहीं दे पाऊंगा, तो शायद मेरे को बैंक लोन भी नहीं देगा। तो इट डिपेंड्स कि किसके पास रीपेमेंट कैपेबिलिटीज है, क्योंकि बैंक भी बिजनेस करने बैठी है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस भी बिजनेस करने बैठे हैं। तो जरूरत किसको है, मेरे को या मुकेश अंबानी को ज्यादा पैसों की? ऑफकोर्स मेरे को। अभी तो नहीं है, खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो मुझे पैसों की जरूरत ज्यादा है, लेकिन फंडिंग मिलेगी किसको इजीली? मुकेश भाई अंबानी को, क्योंकि उसके पास रीपेमेंट कैपेबिलिटीज ज्यादा है। तो सिर्फ इतना सा सवाल है।
तो वैसे ही बिग फार्मर्स ज़्यादा बेनिफिशियरी होते हैं या ज़्यादा बेनिफिट उनको मिलता है एज कंपेयर टू स्मॉल फार्मर्स, जबकि ज़रूरत किसको होता है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन बेनिफिट मिलता है बड़े फार्मर्स को। लैक ऑफ इफेक्टिव सुपरविजन, देखिए ऐसा है कि एक बहुत बड़ा रीज़न कि कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो नज़र नहीं रख पाती। देखिए बहुत ज़रूरी है, अगर बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने या कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस ने लोन दिया है तो ये भी देखे कि वो जो लोन है जिस पर्पस के लिए दिया गया है उस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मैंने किसी पर्पस के लिए लोन लिया है तो वो पैसा उसी पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता क्या है कि फार्मर जो हैं वो लोन तो लेते हैं काय के लिए, फार्मिंग के लिए या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, लेकिन वो अपने सोशल फंक्शन में उन पैसों का यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, फार्मर्स भी डेट में रहते हैं और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन का भी नुकसान होता है। तो जरूरी है कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस क्या करें, देखें कि उनका पैसा एंड यूज कहां पे हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है। लैक ऑफ इफेक्टिव सुपरविजन, के सुपरविजन है नहीं, उसको मैं आपको साथ में मेजर्स भी बता रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या है कि इफेक्टिव सुपरविजन नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि अच्छे से सुपरवाइज करना चाहिए कि फंड्स उसी समय या उसी जगह पे यूज हो जिस पर्पस के लिए लोन लिया गया है। तो अगर समझ लो एग्जाम में सजेस्टिव मेजर्स भी आते हैं तो भी आप लिख सकते हैं इसी के अंदर से बना के। आगे देखेंगे तो दिख रहा है प्रॉब्लम ऑफ ओवरड्यूज। देखिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोन देते तो हैं लेकिन ओवरड्यू होता है, वो चुका नहीं पाते, तो वो क्या होता है, एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, जो इसकी वजह से क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को भी नुकसान होता है, क्योंकि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस भी पैसा खुद का तो होता नहीं है, उन लोगों ने भी बड़े बैंकों से लोन लेकर आगे लोन दिया होता है और बीच का जो इंटरेस्ट होता है वो उनकी कमाई होती है। लेकिन अगर समझ लो कि मैंने बड़े इंस्टीट्यूट से, समझ लीजिए खाली एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आरबीआई से लोन लिया और मैं कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन हूँ और मैंने फार्मर को लोन दिया, लेकिन अगर फार्मर मेरे को लोन नहीं चुका पाएगा तो मैं भी तो नहीं चुका पाऊंगा, किसको, आरबीआई को। तो ये दिक्कत हो जाती है। तो ओवरड्यू की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो वही लिखा है 27 to 50% ओवरड्यूज हैड बीन रिपोर्टेड। रिपोर्ट हो गया मतलब मान लिया कि हाँ भाई अब तो नहीं आने वाला। तो 27 से 50% ओवरड्यूज की प्रॉब्लम है किसमें, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। ओवरड्यूज आल्सो एग्जिस्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ऐसा नहीं खाली कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स में, आरआरबीज में, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो सब बैंकों में प्रॉब्लम है। तो वो लिखा है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में भी है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स में भी है। इन सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं किसका, ओवरड्यू का। हाई प्रपोर्शन ऑफ बॉरोड फंड, अभी मैंने समझाया कि जो क्रेडिट सोसाइटीज है या क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं या कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है उनके पास खुद का पैसा नहीं होता, वो भी लोन लेते हैं बड़े बैंकों से। बड़े बैंकों से लोन लिया है, आगे दिया है, आगे से अगर पैसा नहीं आएगा तो लोन वापस चुकाएंगे कैसे। तो इसकी वजह से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज खुद ही बंद हो जाती है, खुद ही लॉसेस में जाती है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा किसका होता है, मेरा और आपका। सारे बैंकों में पैसा किसका होता है, मेरे और आप जैसे लोगों का। तो अगर लोग पैसा नहीं चुकाएंगे तो हमारा ही नुकसान है। तो बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो फंडिंग देती है, लेकिन क्योंकि ओवरड्यूज होता है, लेकिन उन लोगों ने भी जो फंडिंग दी है पब्लिक में वो भी बोरोड फंडिंग्स हैं, बड़े बड़े बैंकों से ली हुई है। बड़े बैंक तो उनको छोड़ने वाले हैं नहीं, उनको पैसा पब्लिक से मिल नहीं रहा, तो उसकी वजह से लॉसेस किसको होगा, हमारे जैसे लोगों को ही होगा, क्योंकि ये सोसाइटीज बंद हो जाती है। तो बहुत जरूरी है कि एनपीएस ना हो, बहुत जरूरी है कि ऐसे लोग जो इंडिया से पैसा लेके इंडिया के बाहर भेज देते हैं ऐसे लोग ना हो, क्योंकि उसका असर हमारे जैसे कॉमन मैन के ऊपर ही पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ जाती है, पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है, ये सब इनडायरेक्ट इफेक्ट है ऐसे लोगों की वजह से जो पैसा लेके भाग गए हैं। एनीवेज, तो ये है 50% ऑफ दीज फंड्स इंस्टीट्यूशन आर हायर्ड फ्रॉम बॉरोड फंड्स। मैंने अभी आपको 50% जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के पास पैसा आता है वो बॉरोड फंड्स होता है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन से, जैसे नाबार्ड हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, अदर एजेंसीज से होगा। तो इन लोगों से वो लोन लेके पब्लिक में बांटते हैं। आगे रीजनल डिस्पैरिटीज, देखिए प्रॉब्लम ये है कि अर्बन एरिया में तो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन की वहां पे है जो रूरल एरिया है, जो फार्मर्स पुअर है वहां पे, लेकिन उनको उसका बेनिफिट मिलता ही नहीं। खासकर ईस्टर्न स्टेट्स में, ट्राइबल रीजन्स में, ट्राइबल हिली रीजन्स में, वहां पे मेन फार्मर्स को पैसों की जरूरत है कि हाँ भाई वो अपने अपलिफ्टमेंट कर सके, लेकिन वहां तक तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज या इंस्टीट्यूशन पहुंचती ही नहीं है। वो वहां पे काम कर रही है जहां पे बहुत सारा पैसा ऑलरेडी है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है क्योंकि वहीं से पैसा वापस आ सकता है। तो प्रॉब्लम ये है कि वहां पे जाएगा कौन, हु विल बी द फर्स्ट वन टू गो टू सच एरियाज।
तो हम लोगों को गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि ऐसे ट्राइबल एरियाज में या हिल रीजन्स में जहाँ पे रूरल फार्मर्स हैं जिनको फंडिंग की जरूरत है, जो जमींदारों के पास जा जाके पैसा ले रहे हैं, लैंडलॉर्ड्स के पास जाके पैसा ले रहे हैं और वो पॉवर्टी के विशेष सर्कल में फंसते जा रहे हैं, उनके पास जाके क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस काम करें, उनको फंडिंग प्रोवाइड करें। लेकिन वो हो नहीं रहा क्योंकि वो लोग तो कहाँ पे बिजनेस करने में इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट बिजनेस काम मिलता है अर्बन एरियाज में, तो रीजनल डिस्पैरिटीज तो होने वाली ही है। आगे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। देखिए होता क्या है, मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में। तो आपने सुना होगा KYC आ गया, क्या नो योर क्लाइंट, और सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, इंटीग्रेट हो गई है, सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिलती है। लेकिन पहले क्या होता था, अभी भी छोटे छोटे बैंकों में अभी भी हो रहा है। समझ लीजिए मैंने एक बैंक से लोन लिया और मैंने लोन नहीं चुकाया, तो बैंक का नुकसान हुआ। तो वो बैंक का काम है कि वो बाकी सारे बैंकों को बता दे कि ये नालायक आदमी, इसको पैसा ना दिया जाए, लोन ना दिया जाए, इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। जैसे आपको क्रेडिट रेटिंग मिलता है, आपको भी शायद फोन आते होंगे, आपको शायद नहीं आते होंगे, लेकिन अगर आप भी जॉब करेंगे और कभी बिजनेस करेंगे तो आपको फोन आएंगे कि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, क्रेडिट कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, आपने पहले लोन लिया था, आपने टाइम पे चुका दिया, तो आपका फोन आएगा। क्लियर है? लेकिन अगर मैंने बैंक का पैसा खाया तो वो बैंक का काम है कि वो सारे बैंकों को बता दे कि ये नालायक बंदा है, इसको पैसे ना दिया जाए। लेकिन बैंक क्या सोचते, छोटे छोटे बैंक, कि मेरा पैसा गया ना, मैं चाहता हूं सब बैंकों का पैसा उठे, तो इसकी वजह से देश का नुकसान होता है। तो जरूरी है कि हर एक बैंकों के बीच में क्या हो, एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, एजेंसीज, क्रेडिट एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे कि वो बताए कि ये कस्टमर अच्छा नहीं है, ये कस्टमर को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए ताकि उसको दूसरी बार फंडिंग ना मिले, इसका क्रेडिट स्कोर खराब होना चाहिए। आज की डेट में तो इस पर बहुत काम किया जा रहा है, लेकिन पहले ऐसा होता नहीं था। तो इसकी वजह से एक बैंक नहीं, बहुत सारे बैंकों को चूना लगा के लोग भाग जाते थे। तो इसकी वजह से नुकसान मैंने आपको बताया, बैंकों का तो होगा ही, इंस्टीट्यूशंस का तो होगा ही, और मेरे जैसे और आपके जैसे लोगों का भी होगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बर्डन तो मेरे को और आपको ही सहन करना है और हमारे जैसे कॉमन मैन को ही सहन करना है। तो जरूरी है कि इंस्टीट्यूशन के बीच में क्या रहे, कोऑपरेशन बना रहे। सिंपल। आगे हाई लेवल ऑफ एनपीए मैंने अभी आपको समझाया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जब बैंक पैसा देती है लेकिन वापस नहीं आता है, प्रिंसिपल भी नहीं आता है या इंटरेस्ट नहीं आता है, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। कि बैंकों के लिए एसेट क्या होता है, जो पैसा दिया है बैंक ने वो वापस आएगा इंटरेस्ट के साथ, वही उसके लिए एसेट होता है परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन जब वो पैसा दिया है वो आना बंद हो जाता है तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे बैंक्स लॉसेस में चले जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसके ऊपर मैंने पूरा एक एनपीए के ऊपर वीडियो बनाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो बैंकिंग में बहुत बार पूछा गया है, इकोनॉमिक्स में भी पूछा गया है, पर वो बैंकिंग सेक्टर का है, तो उसके ऊपर 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं कि कैसे कॉमन मैन के ऊपर असर पड़ता है। तो वीडियो खास दिखेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियोज में लिंक में मिल जाएगा। क्लियर है? मैनी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन आर रनिंग इन लॉसेस। हो क्या रहा है, जब एनपीएस का प्रपोर्शन बढ़ जाएगा तो बैंकों को नुकसान तो होना ही है, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को नुकसान तो होना ही है। जब नुकसान होंगे तो लॉसेस में जाएगा। आप सूरत के हैं तो सूरत में आपने डायमंड जुबली बैंक का नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन में नाम नहीं लूंगा अदरवाइज में कोई ट्रबल हो सकता है। तो उनकी वजह से डायमंड जुबली बैंक ही उठ गया, लेकिन वो बैंक नहीं उठा था, बैंक के साथ बहुत सारे लोगों के पैसे भी उठ गए थे। हो सकता है वो पॉलिटिशियन तो बहुत अमीर हो गया हो, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी बहुत सारे कॉमन मैन के लिए, हमारे जैसे लोगों के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। सूरत के लोगों ने तो ये खास देखा है। वैसे ही हर क्षेत्र में, हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है, उसकी वजह से बहुत सारे कॉमन मैन का पैसा डूब जाता है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है कि हम लोग देखें कि कौन सा कोऑपरेटिव बैंक अच्छा है एक्चुअली, कौन सा पॉलिटिकल बैंक ऐसा है जिसमें कौन सा कोऑपरेटिव बैंक ऐसा है जिसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम है या ना है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम से दूर है। तो वो सब देखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ऐसे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाए कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो। तो वही बताया, बहुत सारे क्रेडिट इंस्टीट्यूशन लॉसेस में जा रहे हैं। क्यों लॉसेस में आ रहे हैं मैंने अभी आपको बताया। आगे मैनी कोऑपरेटिव्स आर टू वीक, और कुछ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी तो इतनी छोटी है, इतनी वीक है, जिसमें नेपोटिज्म, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि उनका इंपैक्ट ही नहीं पड़ता। कुछ ही लोगों के ऊपर, कुछ ही लोगों से वो जुड़े हुए होते हैं और वो अचानक से कहाँ गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जरूरी है कि देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन सी अच्छी है, इंस्टीट्यूशन कौन सी अच्छी है, फार्मर्स उन्हीं इंस्टीट्यूशन से लोन ले, कॉमन मैन भी उसी इंस्टीट्यूट के पास जाए। पॉलिटिक्स मैंने अभी आपको बताया
सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में या बॉलीवुड में पॉलिटिक्स या नेपोटिज्म नहीं होता है, पॉलिटिक्स हर जगह होता है। तो यहाँ पे भी है पॉलिटिक्स, जहाँ पे बड़े बड़े फार्मर्स को तो इजीली मिल जाता है फंडिंग। मैंने अभी आपको बताया सूरत में डायमंड ज्वेलरी बैंक था, उसमें भी पॉलिटिक्स था। हर एक बैंक में छोटा मोटा पॉलिटिक्स तो होता ही है, जिसकी वजह से मैं और आप सफ़र करते हैं। आपने बहुत बड़ा केस सुना होगा, अगर आपको पता हो तो कौन सा, गीतांजलि जेम्स का। तो गीतांजलि जेम्स जो कंपनी थी, बहुत अच्छी कंपनी थी, वो भी उठ गई। तो किसकी वजह से? किंगफिशर, आपको पता है उसमें भी एसबीआई का पैसा गया था, उसमें भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। तो ये सारे सेक्टर्स हैं। मोदी, आपने नीरव मोदी का नाम सुना होगा, गीतांजलि जेम्स की भी मैंने बात की। नीरव मोदी के केस में भी ऐसा था कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, बैंक के अंदर अंदर एम्प्लॉयज़ ही मिले हुए थे, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। तो ये सारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जानें कि क्यों क्रेडिट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन क्यों काम नहीं कर पा रही अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो वो लिखा हुआ है, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स एंड पॉलिटिक्स हैव वेरी क्लोज रिलेशनशिप। बहुत क्लोज रिलेशन होती है। व्हेन द पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड्स कोऑपरेटिव मूवमेंट्स कैन प्रूव टू बी ए क्वाइट फ्रूटफुल द प्रोग्रेस। जैसे अच्छी पॉलिसी बनाएंगे तो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन प्रोग्रेस भी कर सकती है, वैसे खराब पॉलिसी या पर्सनल प्रॉफिट के लिए जो पॉलिसी बनती है उसकी वजह से इंस्टीट्यूशन लॉसेस में भी जा सकती है। और लास्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आ जाता है। आपने देखा होगा कि सारी की सारी प्रॉब्लम्स एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से शुरू होती है। अगर अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है तो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी लॉस में जा ही नहीं सकती, लेकिन अगर बुरा एडमिनिस्ट्रेशन है तो कितनी भी अच्छी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो, वो लॉसेस में जाना तय है, वो बंद होना भी तय है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, इसका मतलब है कि वो काम सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए कर रहे हैं, कुछ पावरफुल पर्सनैलिटीज के लिए काम हो रहा है, कॉमन मैन के लिए काम नहीं हो रहा। और जहाँ पे कॉमन मैन के लिए काम नहीं हो रहा है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का ही भला हो सकता है, कॉमन मैन का हमेशा लॉस ही होने वाला है। तो जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम से दूर रहे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। जितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होगा उतना इंपॉर्टेंट है कि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ेगी। तो हमको जरूरी है कि हम लोग देखें कि कौन सी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन अच्छी है जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लिखा हुआ है। मैं ज्यादातर जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन होते हैं कौन मैनेज करता है? लैंडलॉर्ड्स ही मैनेज करते हैं, बड़े बड़े फार्मर्स ही मैनेज करते हैं। इसलिए मीडियम फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स को कभी फेयर शेयर मिलता ही नहीं है। दे डू नॉट गेट देयर फेयर शेयर। They are often deprived with the assistance from the cooperative society. उनको सोसाइटी से कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। तो जो मेन मोटिव था कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन चालू करने का, वो था स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को डेवलप करना। वो कभी हो ही नहीं पाता, क्योंकि फेयर शेयर किसको मिलता है? बड़े फार्मर्स को जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। सिंपल। ये था आपका छोटा सा वीडियो, इवेल्यूएशन ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है तो मेरे वीडियोस आपके हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूरतमंदों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हम लोग मिल के एजुकेशन को फ्री तो कर ही सकते हैं। कम से कम कॉमर्स पार्ट तो मैं फ्री करने की कोशिश करूंगा। ऑफकोर्स टाइम लगेगा, लेकिन हम दोनों मिल जाएं, आप और हम, तो ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएंगे, ताकि उनको भी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, मैं ये तो नहीं बोल रहा कि ट्यूशन जाना बंद कर दीजिए। जो ऑनलाइन नहीं पढ़ता है, जिसको ऑफलाइन पढ़ने में अच्छा लगता है, वो तो जाएगा ही ट्यूशन, और जो अफोर्ड कर सकता है उसको जाना भी चाहिए। मेरे बोलने से ये नहीं बोल रहा कि एजुकेशन बंद कर दो, ऑफकोर्स नहीं, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि लेट्स मेक एन अटेम्प्ट टू मेक एजुकेशन फ्री इन इंडिया, एटलीस्ट द कॉमर्स पार्ट। तो चलिए मेरे साथ वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। मैं तो कर ही चुका हूँ, ऑफकोर्स आप भी करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।